Good morning. Welcome to our program, The Great Talk. Today we are going to have conversation with Haji Yunus Bhai Bohra Sahab, the Grand Chef of Yunus Bhai and Sons Biryani Wala, the most renowned brand in Anand district in Gujarat. I would like to heartily welcome हाजी यूनुस भाई बोहरा साहब जी। बहुत बहुत वेलकम है आपको हमारे प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं हाजी साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमें और सामीन को अपने लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। खेड़ा जिला के अंदर एक शहर है नडियाद, उसके करीब एक छोटा सा देहात है, गांव है जिसका नाम कुटेज है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। 7 तक मैंने उस गांव में स्टडी किया। इसके बाद करीब का एक छोटा गांव था, वहाँ पर एसएससी तक पढ़ाई थी। तो वहाँ पर एसएससी पास करके मैं वापस अपने गांव आया और 1978 के अंदर मैं मुंबई पहुँचा और मुझे वहाँ बुलवाया। शुरू में मैंने 2-3 कारोबार किया, लेकिन जैसा फ़ायदा होना चाहिए ऐसा फ़ायदा नहीं होता। हालांकि मैं गरीब था, मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, तो उनको भी खर्चा वगैरह निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो बम्बई में पहुंचकर मेरे चाचा ने मुझे 2-3 जगह पर छोटी छोटी नौकरी के लिए रखा, लेकिन उसमें नहीं जमा मुझे। फिर उनका एक दोस्त था जमील भाई करके, वो 3 स्टार होटल में सर्विस करता था, होटल हेरिटेज भाईखला। उन्होंने एक मरतबा मुझे देखा कि आप क्यों अफसोस में हैं। मैं बोला कारोबार नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। बोले चलो मेरे साथ, मैं आपको होटल में सर्विस दिलाता हूँ। तो वो 3 स्टार होटल में मुझे लेकर गए और वहाँ पर मैनेजर के साथ बात की। इसके बाद मुझे कहा कि इसको हेल्पर में अभी थोड़ा दिन रख दूँ। तो मुझे बर्तन भी धोना पड़ा, फिर ये मटन है, चिकन है वगैरह धोना, बर्तन धोना, इसके बाद पोता करना, इसके बाद साफ सफाई करना। ये हेल्पर के अंदर रखा मुझे। 6 महीना तक मैंने हेल्पर के अंदर काम किया। इसके बाद मुझे स्टाफ कुक के अंदर रखा सबसे पहले, कि जो स्टाफ का खाना पकता था वो मैं जब कुक लोग खाना पकाते थे उसको मैं देखता था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख गया था। तो मैनेजर ने कहा कि शुरू में आपको स्टाफ कुक में काम करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। बाद में उन्होंने प्रमोशन भी दिया मुझे, स्टाफ कुक की सर्विस दे दी। स्टाफ कुक के बाद उसने देखा कि होशियार लड़का है और अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे इंडियन कुक में रखा। इसके बाद मुझे पारसी कुक में रखा। इसके बाद मुझे चाइनीज़ में रखा। इसके बाद मुझे कॉन्टिनेंटल में रखा। ऐसा करके जितने भी किचन चल रहे थे वो सारे किचन में मुझसे काम लिया उन्होंने। शुरू में हेल्पर में लेते थे, बाद में 15 दिन महीने के बाद फिर कुक का काम सिखाते थे। और जो सिखाने वाले थे वो, उनके साथ भी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी, तो बेचारे मुझे अच्छी तरह से सिखाते थे। और इसके बाद जब मैं कंप्लीट हो गया कुक के अंदर, तो उस वक्त मेरा तकरीबन 4000 पगार था। और शुरू में जब मैं 80 में लगा, 1980 में, उस वक्त 6 रुपया 30 पैसा रोजाना था, यानी 190 रुपया एक महीने में मिल रहा था मुझे। और उसके बाद जब मैं सीख गया सारा काम, तो 4000 तक पहुंच गया। इसके बाद मैनेजर मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे। बाद में धीरे धीरे मुझे और भी प्रमोशन दिया उन्होंने। बाद में इंडियन कुक में रखा, फिर पारसी कुक में रखा, और ऐसा करके मुझे हेड कुक में रख लिया उन्होंने। यानी उस वक्त जब मैंने 90 तक उस होटल में सर्विस किया, बड़ी तकलीफ़ों के बाद बहुत सारे हालात आए उसमें, लेकिन अल्लाह ने मुझे अल्लाह के फजल करम से वहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं हेड कुक बन गया। और वहाँ मेरे हाथ के नीचे तकरीबन 35 आदमी काम करते थे। बाद में उन्होंने सुपरवाइजिंग में रखा। 89 के अंदर सुपरवाइजर बनाया मेरे को। तो हमारे होटल में तकरीबन उस ज़माने में 60-65 हज़ार के रोज़ाना खाना पार्सल जाता था, लोग ले जाते थे या पार्टियों में भेजते थे हम। और ऊपर जो है टेरेस के ऊपर पार्टी हॉल बनाया था इन लोगों ने खुला। वहाँ पर 500, 600, 700, 800, 1000 आदमी तक की पार्टी होती थी।
तो जितना भी खाना पकता था उसको जब तक मैं टेस्ट न करूँ वहाँ तक आगे नहीं जाता था। बाद में फिर टेस्टिंग के बाद आगे वो खाना जो है नमक या जो भी चीज़ें उसमें ज़रूरी है वो बराबर है कि नहीं, उसके बाद वो खाना आगे जाता था। और अगर उसमें कोई कंप्लेन आए तो फिर मेरे पास आती थी कि भाई ये चीज़ कम थी, ये चीज़ कम थी, लेकिन ऐसा तो कभी इंशाल्लाह हुआ नहीं है। इसके बाद मुझे वहाँ तकरीबन मैंने 11 साल तक सर्विस किया और 90 के अंदर मैंने वो जो हमारे यूनियन का थोड़ा लफड़ा हुआ तो कुछ स्टाफ सेठ के विरुद्ध में गए जो ऑर्गेनाइजर थे उनके, तो उन लोगों ने यूनियन के बारे में बहुत झगड़ा हुआ। तो सेठ ने एक मरतबा यूँ कहा कि भाई अगर आप लोग यूनियन करेंगे, दूसरी एक तो थी पहले, ये दूसरी करने जा रहे थे, तो बोले मैं ये होटल को दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दूंगा और सारे जितने पुराने हैं उनको निकाल दूंगा। अब हमारी होटल में फंड, सर्विस, ग्रेजुटी सारी चीज़ें मिलती थी, यानी जो आदमी रिटायर होकर जाता था उसको पेंशन भी देते थे और बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। तो कोई 22 साल पुराना था, कोई 25 साल था, कोई 28 साल पुराना था, उन लोगों को पगार भी ज़्यादा था। उस वक्त में 90 में मेरा 11,000 पगार था। ये पुराने लोगों का किसी का 25,000, किसी का 40,000, किसी का 30,000 पगार वहाँ पर सैलरी मिलती थी और सर्विस चार्ज अलग मिलता था। सैलरी अलग, सर्विस चार्ज जो है जो कस्टमर आते थे उसका सर्विस चार्ज जो करता था वो पूरे महीने में जमा करके सारे स्टाफ को बांट देते थे। तो सर्विस चार्ज भी मिलता था, सैलरी भी मिलती थी अच्छी। लेकिन फिर भी ये यूनियन किया, स्टाफ ने वो सेठ को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई जो लोग यूनियन में ज्वाइन होना चाहते हैं वो सबको रिजाइन देना पड़ेगा और मैं एक साल का पगार 1 महीने तक दूंगा, यानी जो भी आदमी ज़्यादा जल्दी छुट्टा होना चाहता है उसको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, ऐसा करके उस नोटिस डाला। तो बहुत सारे जो पुराने लोग थे उन्होंने राजीनामा दे दिया और इस्तीफा देकर उन्होंने जो पैसा मिलता था वो ले लिया। लेकिन मेरा तो सर्विस, हमारा जैसे बहुत सारे 50-60 लड़के ऐसे थे जो 11 साल, 10 साल, 8 साल सर्विस किया था। जो पुराने लोगों को पैसा मिलता था उतना पैसा हमको नहीं मिलने वाला था। फिर भी सेठ ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं उनको मैं वापस रखना चाहता हूँ, तो दूसरी नोटिस मारी कि जो लोग रिजाइन दे दिया है अगर वो रहना चाहे तो मैं उनको रख सकता हूँ, लेकिन पगार जो मैं कहूँगा वो रहेगा, जो पुराना पगार तुम्हारा वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो घर में मशवरा हुआ तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई अब इससे तो आधा भी पगार नहीं मिलेगा, जितना मिलता था उतना। अब बम्बई में रहना मुश्किल है, इसलिए हम गांव में चले जाते हैं। और मेरे बच्चे भी थे, 2-3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे उस वक्त, तो दोनों बच्चों का स्कूल वगैरह का खर्चा यानी परवड़ता नहीं था, इतना पगार बम्बई में नहीं मिल रहा था। इसलिए फिर हम लोग वहाँ से छोड़कर फिर आनंद में आए। आनंद में आने के बाद एक कविता होटल है, वहाँ पर एक मेरा दोस्त था बम्बई का ही, फारूक भाई करके, वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा कि हम आपका 30% और मेरा 70%, लेकिन वहाँ पर जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला। उसके बाद में एक दूसरी होटल थी हाईवे पर, नंदानंद रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैंने हेड कुक का जो है वो मुझे हेड कुक के अंदर रखा, यानी जितनी ग्रेवी वगैरह जो बनाना था वो मैं बनाता था। तो इतना मतलब वो चला कि पूरे जो चौकड़ी से लेकर आधा यानी वो आनंद जो है उसका है कंपनी, वहाँ तक की लाइन लगती थी गाड़ियों की, इतना बहुत अच्छा होटल चलता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसको भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद मैंने अपनी होटल खोली शहर के अंदर, गुजराती चौक में, होटल सहारा, और वहाँ पर भी सस्ता खाना रखा था, चिकन, मटन, नॉनवेज, वेज सारे वगैरह, बहुत अच्छी चलती थी वो। इसके बाद फिर एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी, उसमें थोड़ा मंदी आ गया। इसके करीब में मैंने एक लारी खोली थी 92 में, जो 3 रुपये में हलीम बेचता था और 5 रुपये में बिरयानी बेचता था। लेकिन इतनी ग्राहकी होती थी कि अल्लाह के फजल से लोग पढ़ापढ़ी कर रहे थे और उसके लिए पैसा काटने के लिए आदमी रखना पड़ता था। तो उस वक्त मेरे 2 भाई थे, वो भी होटल में सर्विस करते थे, मैंने ही रखा था उनको बम्बई में। तो दोनों भाई को मैंने वापस बुला लिया और फिर इसी जो लारी मैंने खोला था हलीम का और बिरयानी का,
वो तीनों हम साथ में फिर करने लगे काम, और अच्छा चलता था। इसलिए आदमी की ज़रूरत थी, तो बोला घर के लोग हैं तो फिर बाहर की क्या ज़रूरत है, तो मेरे भाइयों के उसमें लगा दिया। हम 3 भाई तकरीबन 10, 12, 13, 14, 15 साल तक साथ में रहे और कारोबार किया। उसमें अल्लाह के फजल से तीनों भाई की फैमिली चल रही थी। इसके बाद अल्लाह का एहसान हुआ कि एक भाई ने कहा ठीक है भाई चलो, अब बहुत वक्त तो अब्बा ने मशवरा किया कि अब तीनों कहाँ तक साथ में रहेंगे। तो जो एक भाई था वो अलग हो गया, उसने अलग कारोबार किया। अल्लाह के फजल से उसका भी अच्छा चलने लगा। फिर 1 साल के बाद दूसरे भाई ने कहा, उसको भी हमने अलग कर दिया और वो भी अलग कारोबार करने लगा, उसका भी अच्छा चलने लगा। और फिर मेरे वहाँ तक मेरे 2 बच्चे आलिम हैं, हाफिज़ भी हैं, और एक बच्चा मेरा इंजीनियर है। अब तीनों बच्चे भी बड़े हो गए थे और तीनों को इसमें इंटरेस्ट था कि भाई अल्लाह को हेल्प करे, धंधा बढ़ावे, कारोबार बढ़े हमारा। तो तीनों बच्चों ने ये कारोबार धीरे 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 शुरू किया। और उसमें एक बच्चा पढ़ा लिखा भी है, एक आलिम है, एक हाफिज़ है, एक आलिम है दूसरा। दोनों नमाज भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करते हैं और मदारिस भी पढ़ाते हैं। छोटा बच्चा है, वो भी दोनों तरफ हेल्प करता है। मेरा एक पोल्ट्री है, उसमें भी वो संभालते हैं। और अल्लाह के फजल से आज हम यूनुस भाई एंड सन्स बिरयानी वाले तक पहुंच गए। अल्लाह के फजल से पूरे गुजरात में हमारा ये कारोबार चल रहा है, सबको मालूम है। और बहुत सारे अच्छे कस्टमर जो ऑफिशियल लाइन के हैं, वो मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं। उसमें अमूल है, इरमा है, ये एनडीटीपी है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से भी हमारे वहाँ ऑर्डर मिलते हैं। और बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं आनंद के, जो जैसे कि तंबाकू के व्यापारी हैं, किराने के व्यापारी हैं, गंज में हैं, ऐसे बहुत सारी जगह अल्लाह के वजह से कारोबार चल रहा है। और मेरे बच्चे भी उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हम तो जो हमारा जो किचन है वो बस्ती में अंदर ही है, लेकिन बेचारे वहाँ तक लोग लेने के लिए आते हैं इतना शौक से, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्लीनिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी सब अच्छा मिलता है। इसलिए अब धीरे धीरे क्या हो गया कि अब बीमारियां दुनिया में बहुत पहुंच चुकी है। किसी को अटक है, किसी को डायबिटीज़ है। तो हमारा जो मोनोपोली है वो मटका बिरयानी है, यानी हम बहुत सारी चीज़ें मटके में बनाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें ऑयल कम होता है, तीखा कम होता है, और जो ऑयल होता भी है वो भी थोड़ा चूस लेता है। तो वो जो लोग बीमार लोग हैं, जैसे कि बीपी वाले हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, उन लोगों को ऐसी बिरयानी खाने से तकलीफ नहीं होती और उसका टेस्ट भी अलग होता है। अब बहुत सारे लोग बेचारे स्मोक पसंद करते हैं कि भाई स्मोक वाली आइटम कोई मिले बिरयानी वगैरह, तो खाने में स्वाद उसका बहुत अच्छा लगता है। तो हम स्मोक के साथ मटके में बनाते हैं, यानी जैसे कि पुराने ज़माने में लोग मटके में खाना खाते थे तो बीमारियां कम होती थी, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था। और हम जो जितना भी मतलब पकाते हैं मटके के अंदर, वो चूल्हे के ऊपर, लकड़े के ऊपर पकाते हैं ताकि उसकी मिठास पाके रहती है। आते हैं बाकी जो असल खाना है जिसको दम कहते हैं, वो दम हम चूल्हे के ऊपर ही मारते हैं, लकड़े के ऊपर, ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा रहता है, मिठास भी उसकी पकड़े रहती है। ठीक। सब करके यहाँ तक अल्लाह के फजल से आज पूरे गुजरात के अंदर, बल्कि यहाँ से लेके बालासिनोर तक, गांधीनगर, फिल्म सिटी तक, वो सब ऑफिसों में पहुँचता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कॉलेजों में वो हमारा खाना वहाँ पर पार्सल पहुँचता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसा कि हम मिसाल के तौर पर गांधीनगर में खाना बेचते हैं, तो खाना जो होता है वो 600-700 रुपया, 500, 550 का होता है, लेकिन उसके लिए 1200-1300 रुपया किराया देते हैं। वो जो पैसा मिलता है वो टेस्ट का देते हैं। हालांकि हम कस्टमर को बोलते हैं कि भाई इतना लंबा हमें 600-700 रुपये का खाना और आपको 1300 रुपया किराया, तो बोले आप भेज दो, आप फिक्र मत करो, किराया हम दे देंगे। तो ऐसा करके वहाँ तक पहुँचता है। और हम क्या है कि हर चीज़ जो है वो अपने दीन का ख्याल रख के करते हैं, अपने धर्म के ऊपर, यानी किसी कोई डी आइटम उसमें यूज नहीं करते। हम खुद मसाला घर में पीसते हैं, चाहे हल्दी हो, गरम मसाला हो, धना जीरा हो, कोई भी हो, सारे मसाले हम घर में पीस के हमारा खुद का प्रोडक्ट बनाकर उसको हम यूज़ करते हैं। बाहर की कोई आइटम हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए। और तेल भी जो है और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी यूज़ करते हैं।
और जो हमारा नॉनवेज जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भी बिल्कुल साफ सुथरा होती है। उसको धोना भी कैसा है वो भी हम जो लोग धोने वाले उनको बता देते हैं। जैसे कि फिश वगैरह इतना सफाई वाली होती है कि उसमें कभी बदबू नहीं आए। यानी सफाई के साथ हमारा पूरा जो ये कारोबार चल रहा है और अल्लाह उसी लिए हमारा कारोबार को चला रहा है कि हम पाकी को इख्तियार किया है। हर चीज़ धो के हम यूज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने जाना कि हाजी यूनुस भाई बोहरा साहब किस तरह से यहाँ से गुजरात से दूर बॉम्बे में उन्होंने पहले सर्विस की, फिर किस तरह से इन्होंने डिफरेंट चैलेंजेस का सामना किया, इसके बाद जाकर वापस गुजरात में आए, यहाँ पर पहले छोटा मोटा सा कोई बिजनेस किया और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो 3 सन है उनको इन्होंने एजुकेट कराया। उसमें से तीनों का अगर मर्तबा देखें तो अपनी जगह पे वो बुलंदी पे है। तो ये सब हमारे लिए और सभी व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है कि किस तरह से एक इंसान ने अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, अपना बिजनेस भी बढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दी और आज जाकर उनका जो ब्रांड नेम है पूरे गुजरात में, उनका जो ब्रांड नेम है यूनुस भाई एंड सन्स बिरयानी वाला, तब जाके इस ब्रांड नेम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अपनी जर्नी बताने के लिए हाजी साहब हम आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। जज़ाकल्लाह। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि और हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक ब्रांड नेम बन गया है, तो इसमें से जो मेन 2-3 डिशेस आप हमें बताइए। 1992 में जब मैंने एक पार्सल सर्विस शुरू किया, उसमें मेरा होटल का नाम था सहारा, तो मैंने वो सहारा नाम रखा, सहारा फूड पार्सल सर्विस। उसका भी कार्ड भी मैंने छपवाए। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ खेड़े ज़िले में और आनंद ज़िले में क्या चल रहा है, लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोग यहाँ ऑयल कम पसंद करते हैं, तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने मटका बिरयानी शुरू किया। ये मेरी स्पेशल आइटम है। जब मैं यहाँ पर आया गुजरात में तो मटका बिरयानी या मटका चिकन किसी को मालूम नहीं था कि क्या चीज़ है। जब मैंने शुरू किया तो ग्राहकों ने बहुत उसको पसंद किया। इसके बाद जो है वो एक चिकन फारचा करके मेरी पारसी आइटम है जो पारसी लोग खाते थे। दूसरे एक चिकन अंगारा है, फिर एक चिकन खलिया है। खलिया भी किसी को नहीं पता कि खलिया क्या चीज़ होती है, उसकी ग्रेवी क्या होती है। ये भी एक पारसी आइटम है। और एक चिकन अंगारा है, ये स्मोक वाली आइटम है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो सारी ग्रेवियों से अलग होता है। फिर इसके बाद मैंने मेथी चिकन शुरू किया यहाँ पर। तो मेथी चिकन लोगों को इतना पसंद आया ग्रेवी वाला। जब 93 में मैंने सबसे पहले एक पेट्रोल पंप जो मालिक था उसको मैंने मेथी चिकन ग्रेवी वाला, चिकन फारचा और ये मटके की बिरयानी भेजा, तो वो इतना बड़ा खुश हो गया। सारे एनआरआई जितने कस्टमर थे वो मुझे चूमने लगे खड़े होकर कि क्या आपने पकाया है। तो शुरू में मैं क्या है 50 आदमी 100 आदमी ऐसे होते थे और वहाँ पर मैं उनको आइटम बताता कि भाई ये आइटम मुझे आती है मैं। फिर ऐसे 50 100 150 आदमी की जो खाना पकाने के लिए मैं खुद जाता था। पहले तो जब 50-60 आदमी होते थे तो मैं आदमी नहीं लेके जाता, खुद सब कर लेता था। लेकिन इसके बाद कभी हेल्पर की जरूरत हुई तो हेल्प को भी साथ में हेल्पर को भी लेकर जाता था। और बहुत सारे हिंदू भाई के वहाँ भी जाता था, हमारे मुसलमान भाइयों के वहाँ भी जाता था। उसमें छोटा जो मतलब के पार्टी होती थी उसमें भी मैं जाता था। जैसे कि हमारे नगर पालिका के लोग हैं बहुत सारे सर्विस करने वाले, फिर ये एनडीडीपी के हैं, अमूल के हैं, ये बड़े ऑफिसर से जो है 50-60 आदमी की पार्टी होती थी तो मैं वहाँ पकाने के लिए जाता था। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि 1 किलो 2 किलो आधा किलो लोग घर के लेने के लिए आते हैं, तो अब घर पे ही पार्सल सर्विस हम शुरू करें। तो जब मैंने 92 में पार्सल सर्विस जब शुरू किया,
जब आनंद में और करीब के कोई शहर में ऐसा नहीं था कि जो पार्सल करके खाना दे। लोग पकाने के लिए जाता, मैं भी जाता था, 50-100 आदमी 150 आदमी का पकाने के लिए मैं खुद जाता था। वेज नॉन वेज सारी चीज़ें पकाता था। उसने हमारे मुस्लिम भाई भी के घर जाता था और हमारे हिंदू भाई के भी घर पे जाता था पकाने के लिए। फिर उन लोगों को पसंद आती थी, वो दूसरों को कहते, फिर और 50-60 आदमी का ऐसा करते 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 मैं जो है खुद पार्सल सर्विस खुद का शुरू करने लगा। फिर मैंने अमीना मंजिल में मैं रहता था, किराए के मकान में। नीचे मुझे एक मैंने किचन रखा, उसमें मैंने शुरू किया कि भाई 1 किलो 2 किलो 3 किलो बिरयानी है, फिर ये चिकन है, उसमें ग्रेवी वाली चीज़ें हैं वो भी पकाता था, उसमें आधा किलो को ले जाता था कोई। तो शुरू में मैंने क्या किया कि हमारे जो बिरादरी के लोग थे जो पहचानने वाले, उनको मैं कभी 250 ग्राम कभी 500 ग्राम ऐसा करके उनको देता, कभी देखो ये टेस्ट करके देखो आप कैसा लगता है। धीरे धीरे ये पार्सल सर्विस जम गई। अब लोगों को अच्छा लगा कि घर वालों को भी आराम मिलता था उसमें, तो भाई चलो 25 आदमी का ये बिरयानी पकाओ, ग्रेवी वाला पकाओ, ड्राई पकाओ। तो पका के मैं खुद लेके जाता था, वहाँ छोड़ के आता था या तो फिर रिक्शा में भेज देता था। तो धीरे धीरे पार्सल सर्विस मेरा पूरा खेड़े जिले में और आनंद जिले में बढ़ने लगा। भी नडियाद जाने लगा, फिर उसके बाद करमसद, विद्यानगर, फिर ये सोनाव है, पिपड़ाव है, सुजित्रा है, तारापुर है, फिर इस तरफ जो उमरेठ है, डाकोर है, और वहाँ तक सेवालिया 12 सिनूर तक मेरे ऑर्डर जाने लगे। और यहाँ पर बड़ौदा तक भी जाने लगा। बड़ौदा में भी बहुत सारे कस्टमर मेरे, अहमदाबाद में भी जाने लगा, गांधीनगर में जाने लगा। तो धीरे 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 ये खाना जो है पार्सल सर्विस शुरू हुआ। और आज भी इस बात क्या है कि एक आदमी जब शुरू करता है तो बेचारे लोग रहते हैं कि चलो भी हम भी ऐसा शुरू करें। तो ऐसा कंपटीशन पर धंधा आ गया, कारोबार आ गया, और बहुत सारे लोग पार्सल बनाते हैं। आज तो आनंद में 50 लोग ऐसे हैं जो पार्सल सर्विस का काम करते हैं, वो बना के देते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह का बड़ा एहसान कि हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे तीनों बच्चे उसमें सेट भी हो रहे हैं, अल्लाह के फजल से बरकत भी बहुत है, और अल्लाह का फजल है कि आप बहुत अच्छी तरह चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। सामीन, हम बात कर रहे थे हाजी यूनुस भाई बोहरा साहब से। अब मैं बात करूंगा इनके जो यंगर सन है वकास भाई बोहरा। मिस्टर वकास भाई बोहरा बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर होने के साथ साथ भी वो अपने फैमिली बिजनेस में अपने ब्रदर्स को, अपने डैडी को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं सर अपने प्रोग्राम में। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे आपके डैडी ने इतनी स्ट्रगल करके एक ब्रांड नेम बनाया है, तो आज के नज़रिया में जो एक यूथ में आप, यूथ के फेज में है आप, आपके नज़रिए से ये जो बिजनेस डेवलप हो रहा है आपको, इसको आप कहाँ पर देख रहे हैं, और जो आने वाला फ्यूचर है तो आपकी क्या प्लानिंग है? मेरे अब्बा ने तो सब बता दिया, लेकिन अब हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं आगे जाके। और अभी हमने घर पे ही शुरू कर दिया है कि पहले तो किलो 2 किलो, मतलब 10 आदमी 15 आदमी हैं, 5 आदमी हैं। अभी हम क्या कि एक आदमी को भी खाना हो तो भी घर से दे देते हैं। वो क्या अपनी स्पेशल रेसिपी है बिरयानी की, कि इंस्टेंट बिरयानी बना कर देते हैं। और हमारा जो स्विगी जोमेटो भी चालू है, उसमें भी हम इंस्टेंट कस्टमर को बना कर दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई मतलब हॉस्टल में रहता है, 1-2 आदमी खाने वाले हैं, तो रेस्टोरेंट का जो पसंद नहीं करता वो हमारे किचन पर से आकर डायरेक्ट लेकर जाते हैं उसको। अब हमारे किचन में दूसरा क्या कि वो क्लीनिंग का है, फिर हाइजीनिक फूड है, वो सब उसका ख्याल ज़्यादा रखते हैं हम। इसकी वजह से वो 1-2 आदमी खाने वाले वो सहूलत से आके ले जाते हैं। जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की कि जो ऑनलाइन का दौर है, जैसे स्विगी जोमेटो की बात आपने बात की, फिर पार्सल सर्विस की आपने बात करी, या फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोग एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी कामयाबी दे, अपने मकसद में कामयाबी दे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में
क्या लग रहा है आपको, जैसे कि आपके वालिद साहब ने कुछ ऐसे डिशेस की बात करी जो शायद हमने पहली बार सुनी, तो क्या टेस्ट है, यंग जनरेशन का क्या टेस्ट है, और उस टेस्ट पे एनालाइज करके आप लोगों की तैयारी क्या है कि डेली मार्केट में ये चलने वाला है, तो उस पे हम थोड़ा फोकस करें। कस्टमर को अभी क्या वो कॉम्बो पैक है, फिर वो थाल सिस्टम है, वो कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं जी। क्योंकि वो अपना किलो बिरयानी 500 बिरयानी जो बनाते हैं उसमें सिंगल बिरयानी ही मिलती है। लेकिन हम जो कॉम्बो पैक है, फिर वो थाल सिस्टम जो निकल है, उसमें क्या उनको ड्राई भी मिल जाती है, ग्रेवी भी मिल जाती है और बिरयानी भी मिल जाती है। कभी कभी क्या स्वीट कस्टमर बोलते हैं तो स्वीट भी उनको दे देते हैं। ओके। तो वो जो थाली सिस्टम निकाली है, वैसे तो गुजराती थाली बहुत मिलती है, लेकिन ये जो नॉनवेज थाली है वो कहीं नहीं मिलती। ओके। इसके लिए हमने एक नया ट्रेंड चलाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अभी चल भी रहा है। ओके। और एवरी संडे हमारे वहाँ क्या कुछ ना कुछ कॉम्बो पैक है, कुछ ना कुछ थालियाँ है, वो सब नॉनवेज में मिल जाता है। तो कस्टमर को क्या वो 4 आदमी की फैमिली होती है तो उनको आराम से वो सब हो जाता है। करेक्ट। एक और चीज़ मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके डैडी ने कहा कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल की जी। आज के दौर में अगर हम आपकी बात करें, जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों ने भी फेस किए होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड तो आपके वालिद साहब है नहीं, लेकिन उतने ओरिएंटेड नहीं है जितने आप हैं। तो इसमें आप तीनों भाइयों का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ जुड़े, अपने इस ब्रांड नेम को आगे ले जाए। सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जहाँ तक हम बात करते हैं वेज और नॉन वेज, तो उस पे आप थोड़ा अपना नजरिया डालें कि वेज और नॉन वेज को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम पहले नॉनवेज ज़्यादा बनाते थे, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड हमने निकाला कि जो नॉनवेज का टेस्ट मिल रहा है कस्टमर को, वही वेज वाले कस्टमर जो है हमारे, उनको कैसे टेस्ट मिल जाए। तो हमने एक वेज बिरयानी नया शुरू किया, वेजिटेबल बिरयानी, जो हमारा बहुत चल रहा है। मटका वेज बिरयानी हमारी स्पेशल है। फिर उसमें हमने नया निकाला कि अब पनीर बिरयानी निकालें, तो वेज पनीर बिरयानी हमने बनाई। फिर वेज पनीर के बाद कुछ कस्टमर ने ये चाहा कि हमने चीज़ वाली बिरयानी चाहिए, चीज़ है, मशरूम है, वो बिरयानी, तो हमने कस्टमर को वो भी बना के दी, तो कस्टमर को बहुत पसंद आई। तो फिलहाल हमारी ये 3 बिरयानी जो है बहुत चल रही है वेजिटेबल में। और फिर कुछ ये हमारे हिंदू भाई जो होते हैं वो स्वामीनारायण वाले, तो उनको क्या वो डुंगरी और लहसुन वो पसंद नहीं करते, उनको धर्मों में मना है। तो वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने बना के हमें ऐसी बिरयानी बना के दो, तो हमने फिर स्वामीनारायण बिरयानी बना के भी उनको दी। फिर हमने खुद से फिर जैन बिरयानी बना के भी दी, तो कस्टमर को बहुत वो पसंद आया। तो अभी हमारा क्या स्वामीनारायण बिरयानी है, वेजिटेबल बिरयानी है, वेज पनीर बिरयानी है, ये सारी बहुत चल रही है। जो पूरा टेस्ट उनको नॉनवेज का ही रहता है, लेकिन वो क्या वेजिटेबल का किचन है, वेजिटेबल का स्टोरेज रूम है, हमारा जो फ्रिज है वो सारा सब अलग रहता है, और हमारे जो बर्तन है वो भी सब वेजिटेबल के अलग रहते हैं। क्योंकि वो वेज बिरयानी है, मटके में बनती है, तो मटका क्या पूरा जो नया मटका आता है, और हम जो यूज होने वाला मटका है वो तो कस्टमर को ही दे देते हैं, वापस लेते नहीं है। तो नया ही मटका होता है। और हमारा क्या मटके को भी 3 बार धोते हैं, फिर 3 बार धोने के बाद उसमें प्रिपरेशन चालू करते हैं। और जो हमारे राइस है, चावल है, वो भी अलग होते हैं। क्या उसमें चावल में भी हम चावल जो बाजार से आते हैं तो कच्चे चावल 3 मरतबा धोने के बाद उसको हम बॉईल करते हैं, ये सारी। और चिकन मटन ये जब नॉनवेज में भी हम सारी चीज़ें 3-3 मरतबा धो के, जो हमारे इस्लाम में बताया है कि 3 मरतबा धो तो पाक हो जाएगा, ऐसे ये 3 मरतबा धोते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं अपने काम में। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरे 2 भाई हैं, दोनों बड़े हैं मेरे से। एक भाई है आलिम और हाफिज है, और दूसरा नंबर के जो भाई है वो आलिम है जी। और दोनों भाई अरबी टीचर हैं जी। और अरबी टीचर के साथ साथ वो अब्बा के साथ और मैं अब्बा के साथ, हम तीनों भाई मिलकर किचन में काम कर रहे हैं जी। और फिर ये सारी चीज़ें बन जाती है, फिर फाइनल जब कस्टमर का देने का वक्त होता है तो अब्बा आके देख लेते हैं कि कंप्लीट है कि नहीं, और फिर आगे पास आउट होता है वो। करेक्ट। जैसे व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से तीनों भाई
ये वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी अपने डैडी के इस बिज़नेस को आगे ले जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अपना अपना काम सेग्रीगेट करके कोई बिरयानी बनाता है, कोई ग्रेवी आइटम बनाता है। लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जब ये सब खाना बन जाता है तो कस्टमर को सर्व करने से पहले उनके जो वालिद साहब हैं, हाजी यूनुस भाई वोरा साहब, वो पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका जायका चेक करते हैं, उसके बाद वो सर्व किया जाता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम वापस हाजी यूनुस भाई वोरा साहब से पूछेंगे कि सर जो लास्ट ईयर कोरोना का दौर था, तो मुझे लगता है कि ऐसा जो पीरियड था, ऐसा फेज था हमारी ज़िंदगी में, पहली बार हमने इसको एक्सपीरियंस किया। तो इस पीरियड में आप क्या कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस क्या था? उस पीरियड में क्या था कि सारी जगह पर बंद जैसा था। हमारे वहाँ भी जी, हमारा किचन भी बंद था, क्योंकि कोई चीज़ ना बना सकते थे, किसी को दे सकते थे, जी। कोई लेना ना आता था ना हम बेच सकते थे। ऐसे हालात में पूरा बिजनेस बंद था हमारा। बाद में जब वो उसका वक्त जो गुजर गया, धीरे धीरे कम होने लगा, ऐसे धीरे धीरे फिर हमने शुरू किया और फिर वापस जैसा था वैसा कारोबार। हालांकि सेट करने के लिए हमें 1-1.5 महीना लगा। बंद करने के बाद जब शुरू किया तो 1 महीना 1.5 महीना के बाद मुकम्मल सेट हो गया और उसके बाद चलने लगा। जी। हमने बात करी कोरोना के फेज़ के बारे में, जो पैंडेमिक चल रहा था, हाजी यूनुस भाई वोरा साहब के बारे में। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने उस चैलेंज को फेस किया। अब हम आगे जानना चाहते हैं इनके जो बड़े फर्जंद हैं, इनके जो एल्डर सन है मौलाना अबरार साहब। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और इसके बाद मैं आपसे मौलाना साहब ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना का जो दौर चल रहा था, तो उस टाइम आपका बिजनेस जो है वालिद साहब का, जिसमें आप भी सपोर्ट करते हैं इनका, वो कहीं ना कहीं हमने स्टॉप करके रखा था। लेकिन इस पीरियड में जो आपने सामाजिक या धार्मिक काम किया, उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें जब कोरोना का जो शुरू दौर था, तकरीबन 20-15 दिन हुए, 15-20 दिन जैसा हुआ, तो उस वक्त ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि अब ये दौर शायद थोड़ा बढ़ेगा और ज़्यादा चलेगा। जी तो ऐसे हजरात के जो रोज़ाना कमा कर खाने वाले हैं, जी इनको बहुत परेशानी हुई थी। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात आए जी कि जिनके घर में खाने तक नहीं था। तो हम मेरे कुछ उलमा हजरात हमने बैठकर मशवरा किया और इसके बारे में फ़िक्र की, जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने धर्म का भेदभाव किए बगैर ओके हमने हमारे इलाके में और बुरसत चौकड़ी वाले इलाके, नानी खोडियार, मोटी खोडियार, ऐसे इलाकों में जहाँ झोपड़पट्टियाँ ज़्यादा हैं जी और जो लोग रोज़ाना मजदूरी करके रोज़ाना खाने वाले हैं, जी ऐसों के वहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने किट एक मरतबा नहीं, कई मरतबा तकसीम की, 2-2, 3-3 मरतबा हमने इसको तकसीम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिल से दुआएं भी दी जी और आज भी वो याद करते हैं, इसको सराह रहे हैं। एक मिनट है, वो अजान का तो उसमें हमारी पूरे उलमा की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद की, रात दिन मेहनत की और अलग अलग उसको लाते थे। तेल है, चावल है, दाल है, जो रोज़ाना खाने की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें लाते थे और उसको फिर हमने जमा करके फिर तकसीम किया। एक पूरी किट बनाते थे जिसमें रोज़ाना घरेलू जो सामान होते हैं, रोज़ाना चाय, शक्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें जमा करके एक बड़ी किट बनाते थे और उसको घर घर जाकर हम उसको तकसीम करते थे। और उसमें कायदे से कि भी किसी को डबल ना पहुंच जाए या कोई गैर ज़रूरतमंद है जो उसको ना मिल जाए, जैसे ज़रूरतमंद है उन्हीं को हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते थे। इसके साथ साथ जब कोरोना के ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग जब इंतकाल कर जाते थे, मर जाते थे, तो ऐसा ज़माना हमने अपने आंखों से देखा कि बाप का मैयत पड़ा हुआ है और हकीकी बेटा है, वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। बेटे की मैयत है, बेटी की लाश पड़ी हुई है, बाप हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, यानी कोई उसको उठाने के लिए, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त ऐसे मौके पर हमारे उलमा की टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद जाते थे, खुद मेहनत करते थे और उसको दफन करते थे। सारा काम हम 5-6 आदमी करते थे। यानी हमारी पूरी हमने इसके लिए 3 टीमें बनाई थी। एक टीम में 10-10 आदमी तकसीम किए हुए थे और उसका एक वक्त तकसीम किया था। 8-8 घंटे तकसीम किए थे कि भाई 8 घंटे एक नंबर की जमात, दूसरे 8 घंटे दूसरे नंबर की जमात, तीसरे 8 घंटे तीसरे नंबर की जमात काम करेगी, चाहे रात हो दिन हो। हमने आनंद को छोड़कर अतराफ के गांव के अंदर भी रात को सफ़र 1-1, 2-2 बजे सफ़र किया है सिर्फ कोरोना की
दफनाने के लिए, इसलिए कि वो माहौल ही ऐसा था और लोगों की जहनीत ऐसी बनी हुई थी कि भाई हम इसको हाथ लगाएंगे तो वो हम में आ जाएगा। हालांकि हदीस में कहती है अला आदवता वला तियरता, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि भाई चेप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो हमारा दीन तो ये कहता है, लेकिन वो माहौल ऐसा था, लोगों की जहनीत ऐसी बनी हुई थी और लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो ऐसे मौके पर हमारा और यानी उलमा की जमात का एक अखलाकी फ़रीज़ा है, दीनी फ़रीज़ा होता है कि ऐसे मौके पर हमें आगे आना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की जमात ने ये करके दिखाया। चलिए यहाँ पर एक बात मैं व्यूअर्स को फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि किस तरह से अपने बिजनेस के परवाह न करते हुए इन लोगों ने एक टीम बनाकर, जिसमें डिफरेंट जगह पे जाकर ये लोग बिना किसी धर्म के भेदभाव के लोगों को किट्स प्रोवाइड करते थे, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उनको कोई दुश्वारी ना हो। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना के टाइम आप लोगों ने सामाजिक या धार्मिक काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि आपका बिजनेस और तरक्की पे आ जाए, लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे धार्मिक काम होंगे या सामाजिक काम होंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा लाइट डालिए कि किस किस सेगमेंट को आप और देखना चाहते हैं। अभी तो इंशाल्लाह जैसे वो माहौल कोरोना का ज़माना हमारी ज़िंदगी में, और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यूँ कहते हैं कि भाई वो ज़माना ऐसा था और वो माहौल ऐसा था और वो वक्त ऐसा था कि जो आज तक इन्होंने नहीं देखा नहीं है। और तो आइंदा उसने हमें इतना ट्रेन कर दिया है और इतना तैयार कर दिया है कि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़ी कौम के लिए तो इंशाल्लाह हम इसके लिए तैयार हैं। कहीं भी किसी भी इंसानियत परेशान होगी तो उस इंसानियत, यहाँ तक कि जानवर भी अगर परेशान है तो हमारा दीन और हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि हम जानवर तक को, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि अगर कोई जानवर तकलीफ़ में है तो उसका भी ख्याल रखना और उसको तकलीफ़ से दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर इंसानियत अगर किसी जगह परेशान है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से हटकर भी अगर हमें किसी जगह पता चलता है कि फलां घर के अंदर या फलां फैमिली के अंदर खाने की ज़रूरत है, तो हम किसी न किसी तरह उसका इंतज़ाम करके हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये हर एक की ज़रूरत है, अल्लाह ने जिसको दिया है वो ये काम करना चाहिए, अखलाकी और दीनी फरीज़ा है ये काम। करेक्ट। तो आइंदा इंशाल्लाह हमारा इसके बारे में क्या है प्लानिंग है, और अभी से हम इसकी मेहनत भी करते आ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ आवे और ऐसा कोई हमला हो, आफत आवे, ऐसी मुसीबत आवे, तो उसके लिए हमें क्या तैयारियां रखनी चाहिए। इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लाह माशरा की एक टीम बनाई है। इसी के साथ साथ ये दीनी एतबार से जो बुराइयां हमारे यहाँ चल रही है इसके मुतालिक भी हम लोग फ़िक्र कर रहे हैं कि ये हमारी जो बुराइयाँ हैं वो सारी बुराइयां हमारे अंदर से कैसे ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन से उलमाए हज़रात इसके बारे में फ़िक्र कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं सामीन को ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे साथ अभी मौलाना तमीम साहब जुड़े हैं। मौलाना तमीम साहब, आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं यूनुस भाई सन्स एंड बिरयानी, ये जो यूनुस भाई सन्स एंड बिरयानी वाला एक ब्रांड है आनंद में, बल्कि पूरे गुजरात में है। इसमें जो मेन ड्राई आइटम बनती है या ग्रेवी आइटम बनती है जिसकी सदारत आपके पास है, तो एक चीफ शेफ होने के नाते आप सामीन को ये बताइए कि किस तरह से ये ग्रेवी आइटम बनती है। पहले तो क्या क्या आइटम बनती है, किस तरह से बनती है, वेज नॉन वेज दोनों में। वैसे तो क्या है कि हमारे पास ग्रेवी और ड्राई में बहुत सारे आइटम हैं जी, लेकिन उसमें जो पॉपुलर है वो हमारी मेथी चिकन है, जीरा चिकन है, फिर एक शेजवान चिकन है, नवाबी चिकन है, चिकन फार्चा है, पारसी आइटम है। जी, ऐसे बहुत सारे आइटम है हमारे पास। करेक्ट। लेकिन हमारी जो सीक्रेट जो चीज़ है वो है कि हम कोई भी मसाला बाहर से नहीं लाते। ओके। सारे मसाले कच्चे अहमदाबाद से होलसेल मार्केट से लाते हैं हाँ, और खुद अपने हाथ से उसको साफ करके उसको मशीन में पीस के जी। खुद अपनी प्रोडक्ट का मसाला बनाते हैं करेक्ट। और वो असल है। इसके हिसाब से क्या है कि जो सालों से हमारा जो टेस्ट है वो एक ही टेस्ट है। करेक्ट। उसकी वजह यही है कि बाहर से हम कोई भी मसाला नहीं लाते। करेक्ट। हालांकि हमारे मसाले जो हम खुद पकाते हैं वो हमें बाजार से महंगे पड़ते हैं, ओके।
लेकिन वो हमारी सीक्रेट चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकें। करेक्ट। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे पास नॉन वेज, वेज में भी हमारे पास सारी वैरायटी है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट पूरा हमारे यहाँ अलग रहता है। उसके बर्तन हैं, फिर उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे हमारे यहाँ अलग होते हैं। वेज का काउंटर अलग होता है, नॉन वेज का अलग होता है, करेक्ट। ताकि वेज वाले कस्टमर को क्या है कि सर्टिफाई कि भाई यहाँ पर हमें 100% प्योर मिल सकता है। करेक्ट। उस हिसाब से हम पूरा उसको अलग बनाते हैं। जी। अच्छा मौलाना साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी आइटम्स होती है, जैसे आपने कुछ आइटम का नाम तो ऑलरेडी लिया, लेकिन कुछ आइटम ऐसी होती है जो मार्केट से हटके होती है, तो थोड़ा थोड़ा आप हमें ब्रीफली बताइए कि वो आइटम किस तरह से बनाई जाती है, उसकी रेसिपी बताइए आप हमें। अक्सर क्या होता है कि जो ग्रेवी आइटम हम पकाते हैं, जी। जो ग्रेवी आइटम उसमें ज़्यादातर केशव, काजू जिसे बोलते हैं, काजू और उसमें मगजतरी, उसकी ग्रेवी को हम यूज़ करते हैं। ओके। और दूसरी बात ये है कि किसी भी ग्रेवी में हम ग्रीन चिल्ली यूज़ नहीं करते, ओके। क्योंकि ग्रीन चिल्ली ज़्यादातर क्या होता है कि खाने के बाद वो थोड़ा हेल्थ के लिए मुनासिब नहीं होता है। ओके। तो हम उसमें रेड चिल्ली डालते हैं 100%, ग्रीन चिल्ली बिल्कुल नहीं डालते, जिसकी वजह से क्या है कि सामने वाला खाने वाले का थोड़ा हेल्थ भी बेहतर रहे। और ग्रीन चिल्ली खाने से क्या कभी किसी को एसिडिटी या ये वो तकलीफ भी हो सकती है। ओके। तो हम इस हिसाब से अपनी ग्रेवी की प्योरिटी भी बिल्कुल सही तरीके से लाइक करते हैं। करेक्ट। जो हमने चिकन की बात की या बाकी नॉनवेज आइटम की बात करी, इसके साथ एक रेसिपी आती है या एक डिश की हम बात करें, फिश आइटम, फिश में ग्रेवी और ड्राई बनता है, तो दोनों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किसी ग्रेवी फिश आइटम और ड्राई फिश आइटम के बारे में आप रेसिपीज बताएं कि हाउ टू प्रिपेयर इट, ये किस तरह से बनता है। जैसे हमारे यहाँ होता है शेजवान फिश, ओके। ये अच्छी चीज़ है खाने के लिए, थोड़ा उसमें गार्लिक टेस्ट रहता है। ओके। उसमें क्या होता है कि पूरी फिश बोनलेस आती है, उसमें स्किन और हड्डी वगैरह सब निकाल देते हैं। ओके। जैसे फिशेस में हमारे पास बहुत सारी डिश हैं, जैसे शेजवान फिश है, नवाबी फिश है, फिर फिश फिलेट है, KFC फिश है, फिर जीरा फिश, मेथी फिश, गार्लिक फिश, ये सब बोनलेस में आता है। जी। ऐसे समझो कि शेजवान फिश है, उसके फिश के ऊपर एक लेयर आता है मसाले का, उसको फिर हम डीप फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद फिर उसका शेजवान मसाला होता है, उसमें शेजवान चटनी आती है, गार्लिक आता है, ऑनियन आता है, फिर उसमें कुछ सॉसेस आते हैं, और फिर उसको हम कस्टमर जब आते हैं हमारे पास लेने के लिए, उस वक्त हम उसको गरम गरम उसको पका के फिर सर्व कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी डिशेस के बारे में आपने हमसे शेयर की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर वकास भाई बोरा को कि सर आप हमें ये बताइए कि जो ये ब्रांड नेम है आपका यूनुस भाई सन्स बिरयानी वाला, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने यहाँ फुल ऑफिस है, वहाँ पे FSSAI लाइसेंस करवाया हुआ है, और अभी हमने उसको रिन्यू करवाया है, जो लाइसेंस ख़त्म हो गया था, तो अभी हमने रिन्यू कराया। और हम फूड ऑफिस से जो गाइडलाइंस मिलती है हमें, उसका पूरा ख्याल रख के हम यहाँ पर सब वेज है, नॉन वेज है, और जो मसाले हैं, फिर वो फूड कलर है, वो सब यूज़ कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया। वापस मैं हाजी साहब आपसे जानना चाहता हूँ जी कि ऐसे बहुत सारी डिशेस है जी जो आपके यहाँ बनती है, तो कुछ डिशेस के आप हमें नाम बताइए। कुछ ऐसी डिशेस हो जो मार्केट में नहीं बनती हो, जो आपकी स्पेशलिटीज हो, उसके बारे में बताइए। वैसे तो सबसे जो हमारी प्रख्यात है वो बम्बई बिरयानी, जिसको दम बिरयानी कहते हैं जी। इसके बाद हैदराबादी बिरयानी आती है, इसके बाद कॉकटेल बिरयानी आती है। ये सारी बिरयानी हम बनाते हैं, हैदराबादी है, कॉकटेल है, फिर मेन जो है टिक्का बिरयानी ज़्यादा चल रही है। फिर वेज में भी ऐसा आता है कि भाई वेजिटेबल हैदराबादी बिरयानी आती है, उसमें मिक्स पुलाव आता है उनका। फिर ग्रेवी के अंदर जो है जितने आइटम चिकन में है उतने आइटम मटन में है, और जितनी मटन में उतनी फिश में है।
और वैसे ही आइटम तुम्हें अंडा में भी मिलेगी, जैसे कि चिकन मसाला है, देसी चिकन है, मेथी चिकन है, चिकन अंगारा है, चिकन खलिया है, फिर चिकन साग वाला है, ये पंजाबी आइटम है, फिर चिकन कोल्हापुरी, ये ज़्यादातर ये जो है स्पाइस से आती है, ये सारी चीज़ें ग्रेवी में आती हैं। ऐसे फिर ड्राई के अंदर जो होता है मेथी चिकन है, जीरा चिकन है, लसणिया चिकन है, फिर चिकन टिक्का जो है वो ड्राई आता है बोनलेस। इसके बाद नवाबी चिकन है, फिर लॉलीपॉप है, उसमें नवाबी लॉलीपॉप भी आते हैं, गार्लिक लॉलीपॉप भी आते हैं, फिर इंडियन चिली लॉलीपॉप भी आते हैं, चाइनीज़ चिली लॉलीपॉप आते हैं। ऐसे फिर चाइनीज़ के अंदर चिकन चिली, चाइनीज़ चिकन मंचूरियन आती है। ऐसे फिर चिकन फ्राइड राइस भी आता है। यार ये सारी चीज़ें जो है वो चिकन में भी चलती है। अब उतनी चीज़ें फिर मटन में मिलेगी, जैसे कि मटन मसाला है, मेथी मटन है, फिर अंगारा मटन है, खलिया मटन है। ऐसे ही सारी मटन के अंदर भी ये डिश मिलेगी। ऐसे ही फिश में मिलेगी। फिश में जो है वो फिश करी मिलेगी, फिश मसाला मिलेगा, फिश फ्राई मिलेगी, KFC फिश मिलेगी, फिश फिले जो है हमारी मेन आइटम है, नई आइटम है, जिसको फिश फिले कहते हैं, वो पारसी आइटम है। फिर पात्रा फिश है, जो वो भी पारसी आइटम है, उसमें ग्रीन चटनी वगैरह बनाई जाती है उसमें। और फिर माटला चिकन है, ये भी हमारी फेवरेट आइटम है, हमारी खुद की प्रोडक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस दौर के अंदर ये चल रही है अभी। ऐसे भी टिक्का बिरयानी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। उसमें मटके में बना सकते हैं, ज़्यादा आदमी हो तो उसको देग में भी और तपेले में भी बना सकते हैं। और मटके में तो 1.5 किलो 2 किलो जो है मटके में भी जाती है। ये सारी डिशेज हमारी मेन है जी, जो मोनोपोली है उसमें, यानी तीनों हम चारों उसको पका सकते हैं। बाद में फिर मैं उसको चेक भी कर लेता हूँ करने के बाद कि उसमें कोई चीज़ कमी ना हो। राइट। हाजी साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो यूनुस भाई सनशाइन जी। बिरयानी वाला ब्रांड है आपका, इसके साथ साथ आपने बात करी थी कि सहारा फूड पार्सल सर्विस है आपका, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। असल में एक तरफ क्या है, मैंने हलीम की लारी और बिरयानी की लारी खोली 92 में। जी फिर दोनों भाई को मैंने बम्बई से बुलाया, उनको लारी सुपुर्द कर लिया और उसके बाजू में ही एक दुकान थी, वो किराए से लिया। उसमें होटल सहारा खोला। तो अब होटल सहारा में से लोग पार्सल ले जाते थे, कभी वो 1 डिश 2 डिश 3 डिश। तो फिर मैंने खुद ने सोचा कि जैसे बम्बई में पार्सल सर्विस चलती थी, इस तरीके से यहाँ भी पार्सल सर्विस खोले। तो उस होटल के अंदर जितने कस्टमर आते थे तो उनको उस वक्त में मैं 245 रुपये में 1 किलो चिकन, वो भी ग्रेवी के साथ और ड्राई देता था। तो अभी 1 किलो चिकन में 5 आदमी आराम से पेट भर के ग्रेवी में खा सकते हैं। जी तो बहुत सस्ता पड़ता था। जी तो धीरे धीरे वो पार्सल सर्विस हमारी शुरू हुई। तो जब मेरी होटल भी थी तो इसके साथ में मैंने फिर पार्सल सर्विस का नाम भी सहारा पार्सल सर्विस करके कार्ड छपवाए जी और वो जो भी कस्टमर आते थे उनको देता था। ऐसा करके उस सहारा पार्सल सर्विस उस वक्त से हमारा नाम रह गया। बहुत शुक्रिया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे हाजी साहब कि इंशाल्लाह जैसे हमने आपके यंगर सन इंजीनियर वोरा वकास भाई से बात करी कि फ्यूचर में आप एक अच्छा रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। तो उसके बारे में आप की तरफ से क्या प्लानिंग चल रही है? मशवरा हो रहा है, देखो अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोगों ने मशवरा तो किया है, जी लेकिन उसके बारे में सोच रहे किस तरीके से कोई जगह लेना है, फिर हम चारों आदमी उसमें सेट भी हो जाए फाइनेंशियली फाइनेंस का प्रॉब्लम है। जी और उसमें फाइनेंस का प्रॉब्लम है जी कि अब हम इतनी बड़ी रेस्टोरेंट खोलेंगे जी तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। करेक्ट। तो वो तो हम ले नहीं सकते हैं जो का या सूद के वगैरह मिलते हैं, लोन वगैरह। हाँ, लोन वगैरह ले नहीं सकते हैं। करेक्ट। इसलिए हम ऐसा ही सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई रास्ता निकाले। इंशाल्लाह अगर वो पूरी हो जाए तो इंशाल्लाह खुलेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह। मौलाना तमीम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सहारा फूड पार्सल सर्विस है या फिर जो आपका जोमेटो वगैरह में भी चलता है ऑनलाइन,
तो क्या लगता है आपको कि जो ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, उसमें रिव्यू क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, और कोई अगर कभी कंप्लेंट वगैरह करता है तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? वैसे जोमेटो और स्विगी दोनों में है हमारा। जी यूनुस बैंड सन्स बिरयानी वाला है, सहारा फूड है। जी फ्रॉम द कस्टमर का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है। जी जैसे समझो स्विगी में है तो स्विगी में हमारा 5 में से 4.5 रेटिंग है, वेरी गुड। और जोमेटो भी 5 में से 4.3 रेटिंग है। ओके। इसका मतलब है कस्टमर उसको लाइक ज़्यादा करते हैं, Absolutely. पसंद करते हैं। और वहाँ से दूसरी बात ये कि नए कस्टमर भी हमें मिल सकते हैं। ओके। नए कस्टमर भी वहाँ से आते हैं। हम पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ से नंबर मिला, तो बोला ऑनलाइन स्विगी पर से या जोमेटो पर से हमने आपकी बिरयानी खाई थी जी। और हमें ज़्यादा पसंद आई। तो ऐसे नए कस्टमर भी हमको वहाँ से मिल जाते हैं करेक्ट और अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। करेक्ट। आपका जो ब्रांड नेम है, इसको और बेहतर बनाने के लिए इसकी क्वालिटी, हाइजीन और वेज नॉन वेज की डिफरेंशिएशन के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं, क्या प्लानिंग है कि इसको हम और बेहतर बनाएं? वैसे फ्यूचर का हमारा प्लान है, जैसे वाली साहब ने बताया कि हम 1-2 प्रॉपर्टी और थोड़ा बेच के थोड़ी बड़ी ज़मीन ले लेंगे जी। और कुछ अच्छी जगह पर, बेहतर जगह पर अगर वो ज़मीन मिल जाती है जी। तो हमारा प्लान आगे है कि कुछ बड़ा करें, करेक्ट जिससे अपना बिजनेस भी ज़्यादा तरक्की करें। इंशाल्लाह। वो फ्यूचर का प्लानिंग चल रहा है। ओके। बस आप दुआएं करते रहे कि वो फ्यूचर में हम कामयाब हो जाएं। आमीन आमीन इंशाल्लाह। वरना कोशिश तो जारी है, फिर ऊपर वाले के हाथ में है कि नसीब कब खिलता है और कब करते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है कि जल्द से जल्द आपका जो सपना है वो पूरा हो। तो ये भी जानना, आपने अपने जो सन है उनको ट्रेन किया है इसके बारे में, इसके बगैर कुछ लोग आपसे अगर सीखना चाहते हैं या सीखे हुए हैं तो उसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालें। बम्बई में मेरे 2 भाई थे, वो भी होटल में सर्विस करते थे। तो यहाँ पर मैंने जब शुरू किया 92 में, तो दोनों भाइयों को बुलाया और दोनों भाई होटल में तो हेल्प का काम करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे हाथ के नीचे दोनों कुक बने, दोनों ने सीखा। अब कुछ साल के बाद छोटे भाई को जो है अलग करके दिया, उसने अपने अलग लारी खोली बिरयानी की, हलीम की शुरू में, और फिर पार्सल सर्विस उसने भी शुरू किया धीरे धीरे, उसका भी अच्छा चल रहा है। फिर दूसरे नंबर का भाई था, वो मेरे साथ में था, वो पहला छोटा भाई गया, उसके बाद कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद वो दूसरे भाई को भी अलग करके दिया। अभी मार्केट में उसका कैंटीन है और वो भी पार्सल सर्विस का काम करता है और कैंटीन भी चल रहा है। उनके 2 बच्चे वो भी वो काम कर रहे हैं। ऐसे फिर जैसे कि हम पार्सल भेजने के लिए शुरू में एक लारी रखते थे, लारी, उसमें मिसाल के तौर पर कोई आदमी ने 100 फुट से रोड से या किसी और जगह पे से या बाबू से ऑर्डर दिया है, तो वो लारी में तपेला डाल के ले जाते थे और वहाँ पहुँचा के आता था। ऐसे लोग भी मेरे पास काम सीख के गए। फिर मैं भाई बाहर जाता था तो मुझे जो हेल्प की ज़रूरत होती थी, हेल्पर की, क्योंकि ज़्यादा 200-300 आदमी हो तो एक आध आदमी साथ में चाहिए, 150-200 तक तो मैं खुद कर लेता था। तो हेल्प करने के लिए आते थे वो भी लोग, बहुत सारे लोग सीख गए मेरे हाथ के नीचे। फिर हमारे दोस्त वगैरह भी बहुत सारे यहाँ सीखने के लिए आते थे। फिर कुछ जो हिंदू भाई भी हैं, जैसे कि लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं या कहीं और मुल्क में जा रहे हैं और उनको ये काम वहाँ शुरू करना है, होटल वगैरह या कैटरिंग वगैरह, तो मेरे पास यहाँ सीखने के लिए आते थे। बहुत सारे लेडीज भी आकर गई हैं मेरे पास और बहुत सारे जेंट्स भी आके गए। अमेरिका में सेट है, लंदन में सेट है, बाहर के मुल्कों में पहुँचे हैं वो लोग और वहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी जो हैं वो मेरे साथ सीखे हुए हैं। आज वो खुद भी पकाने का कारोबार भी कर रहे हैं, घर में भी अगर मेहमान वगैरह आते तो वो पका के दे देते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो दोस्त लोग थे जो सीखे हुए थे, उन लोगों ने अपना पार्सल सर्विस भी शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानूंगा, पूछूंगा कि अपना जो आपको करना हो, व्यूअर्स को कुछ बताना हो, मैसेज को भी बताऊंगा। Right then we are going to
talk about now, what is your final message? I mean, what is the message for the viewers? Viewers को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फूड हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा जाता है और कस्टमर को सब ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग वाला और अच्छा फूड, टेस्टी अच्छा फूड मिले, वो यहाँ ख्याल रखा जाता है। और कस्टमर को मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आइए, देखिए हमारा किचन और जानिए और इसका टेस्ट करिए और मज़ा लीजिए। और यहाँ हमारा नंबर भी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो हमसे कॉल भी कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जिस होटल में मैं सर्विस करता था बॉम्बे में, वो 3 स्टार होटल थी। वहाँ अरबी लोग भी आते थे, अंग्रेज लोग भी आते थे, बाहर के फॉरेन लोग, और यहाँ जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आते थे। वहाँ ग्रुप चलता था 50 आदमी, 40 आदमी। तो मैंने तो वहाँ देखा है कि एक तो होटल लाइन में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक क्वालिटी, क्वांटिटी और क्लीनर। अगर ये 3 चीज़ आपकी सही है तो कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। इसलिए मेरी कस्टमरों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास आइए, हमारा किचन देखें, क्लीनिंग देखें, फिर आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी देखें, क्वांटिटी भी देखें और क्वालिटी भी देखें, और उसका टेस्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि ये टेस्ट सारे दूसरे जो बाहर का खाना है उससे बहुत अजीब है और अच्छा है। क्योंकि हमारे पास नया कस्टमर आता है, वो एक मरतबा खाता है तो दूसरी मरतबा उसको आना ही पड़ता है, और आते हैं लोग और कहते भी एक भी फलाने भाई ने नंबर दिया था, तो इस हिसाब से हम आपके वहाँ पहुँचे और आपका फूड हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, फिर वो दूसरी बार हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाता है। इसलिए आप एक बार आइए हमारे साथ, टेस्ट करिए, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्लीनर देखें, इसके बाद अब हमारे हमेशा के लिए कस्टमर बन जाए इंशाल्लाह। All right, viewers. Now, before we would wrap up this interview, मैं सब व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको यूनिक फूड, यमी फूड, डिलीशियस फूड टेस्ट करना है, उसकी एक्सपीरियंस लेनी है, तो जैसे हमारे जो मिस्टर वक्कास भाई वोहरा साहब ने आपको बताया कि स्क्रीन पे जितने भी नंबर दिए हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर दे सकते हैं कि आनंद का सबसे बेस्ट फूड, चाहे वो वेजिटेरियन कैटेगरी में हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में है, आप बिरयानी से लेके, ग्रेवी से लेके, ड्राई आइटम से लेके, वेज नॉन वेज किसी भी आइटम के लिए ऑर्डर दीजिए, आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, हाइजीन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी। आप ऑर्डर दीजिए, आपको सब कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू हाजी साहब एंड हिज एंटायर टीम फॉर ज्वाइनिंग अस with the program called The Great Talk. Thank you so much.